हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बंसल एकेडमी। सो इस लेक्चर के अंदर हम कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के बारे में स्टडी करेंगे। अब देखिए, जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होती हैं वो यूज होती हैं कॉम्प्लीमेंट पाथवेज के अंदर। कॉम्प्लीमेंट पाथवेज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी आपको भी देखने को मिलेगा। अब कॉम्प्लीमेंट पाथवेज में यूज होने वाली जो चीजें हैं उनको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर हम थोड़ा सा एक बेसिक सा आइडिया लेंगे कि कॉम्प्लीमेंट पाथवेज जो है वो क्या होते हैं, उनका क्या रोल है इम्यूनोलॉजी के अंदर, इम्यून सिस्टम के अंदर, राइट। अच्छा, और कितने वो टाइप्स के होते हैं और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स का इन कॉम्प्लीमेंट पाथवेज के अंदर किस तरीके से रोल होता है। तो अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट देखिए पाथवेज की, तो ये जो कॉम्प्लीमेंट पाथवेज होते हैं इनके अंदर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो हैं दे प्ले अ मेजर रोल। ठीक है, और यू कैन से कि मेजॉरिटी मतलब कि सारा का सारा रोल ही कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स का होता है। अब अगर बात कर ली जाए कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स की, तो कॉम्प्लीमेंट जो प्रोटीन्स होते हैं दीज आर सीरम प्रोटीन्स, राइट, एंड these serum proteins are present in inactive form in the blood। ठीक है, ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहती हैं। इन कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को एक्टिव करने के लिए प्रोटियोलिटिक क्लीवेज करनी पड़ती है, और फिर जब एक बार कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स की जो कि ब्लड के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में मतलब कि ट्रेवल कर रही होती हैं, जब उनकी प्रोटियोलिटिक क्लीवेज की जाती है उसके बाद उनकी एक्टिवेशन होती है, राइट। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट पाथवेज हैं ये ऑपरेट करते हैं दोनों जगह, इनेट इम्यूनिटी के अंदर भी और अडेप्टिव इम्यूनिटी के अंदर भी, राइट। अब ये जो पाथवेज हैं कॉम्प्लीमेंट पाथवेज, ये इनेट इम्यूनिटी का भी पार्ट है, अडेप्टिव इम्यूनिटी का भी पार्ट है। कैसे हैं, जब हम इंडिविजुअली इनको देखेंगे तब आपको ये चीज मैं दोबारा इस लाइन के ऊपर आऊंगी। अभी के लिए आप इसको सिर्फ लिखो और समझो, ठीक है। ये जो प्रोटीन्स हैं, अब दोबारा से कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, ये इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ में कैटालिटिक कैस्केड मैनर में। अब देखिए, कैस्केड का मतलब क्या होता है कि जैसे अभी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं बहुत सारी होती हैं, एक प्रोटीन दूसरी को एक्टिवेट करती है, दूसरी तीसरे को, तीसरी चौथी प्रोटीन को एक्टिवेट करती है, तो कैस्केड मैनर में जो है ये एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं। कौन? कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। तो हमने देख लिया कॉम्प्लीमेंट पाथवेज को। कॉम्प्लीमेंट पाथवेज बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों में, इनेट इम्यून सिस्टम में भी, अडेप्टिव इम्यून सिस्टम दोनों में जो है ऑपरेट करते हैं। इनके अंदर मेजर रोल होता है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स का। ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं ये सीरम प्रोटीन्स होती हैं और ये ब्लड के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। After their proteolytic cleavage, they are converted into the activated form, right? और ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स है ना, these are also the example of zymogens। अब बताइए, आपको इतना क्लियर हो गया इस स्लाइड के अंदर? तो हम नेक्स्ट के ऊपर चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका कि ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो कि कॉम्प्लीमेंट पाथवेज के अंदर रोल प्ले कर रही हैं, ये सिंथेसाइज कहाँ होती हैं? वेयर आर दिस कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स एक्चुअली सिंथेसाइज्ड? तो दीज आर सिंथेसाइज्ड इन द लिवर बाय हिपैटोसाइट्स। अब आपको पता ही है द सेल्स ऑफ लिवर आर नोन एज हिपैटोसाइट्स। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो है वो आपकी हिपैटोसाइट्स के अंदर ही सिंथेसाइज होती हैं, और कुछ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स बाकी दूसरे टाइप के सेल्स भी इन कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करते हैं, बट वो कुछ ही होती हैं। मेजॉरिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो होती हैं दे आर सिंथेसाइज्ड बाय द हिपैटोसाइट्स ऑफ लिवर। ठीक है, तो कौन सी अच्छा, तो मैंने लिखा कि कुछ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं जो कि हिपैटोसाइट्स के अलावा बाकी सेल्स सिंथेसाइज करते हैं। तो वे उन सेल्स के नाम लिखे हैं, जैसे ब्लड में प्रेजेंट मोनोसाइट्स से भी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स की सिंथेसिस हो जाती है। टिश्यू मैक्रोफेजेस भी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को सिंथेसाइज कर लेते हैं। फाइब्रोब्लास्ट्स, देन एपिथेलियल सेल्स ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंड गैस्ट्रो यूरिनरी ट्रैक्ट। ठीक है, तो आप इसको चाहे तो इतना आप ध्यान रखो ना रखो, बट आपको ये चीज तो बिल्कुल ध्यान दिमाग में रखनी है कि जो हिपैटोसाइट्स हैं वहां पे मेजॉरिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज होती हैं। ठीक है, हाँ, इसमें इस तरीके से अगर स्टेटमेंट आ जाती है कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो हैं कि क्या वो सिर्फ लिवर के हिपैटोसाइट्स से सिंथेसाइज करते हैं, तो उस कंडीशन में आप इस वाले स्टेटमेंट्स को कंसीडर कर सकते हो कि नहीं, हिपैटोसाइट्स के अलावा और भी सेल्स होते हैं हमारे ब्लड के अंदर जो कि इन कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ठीक है, अदरवाइज आपसे ये नहीं कभी पूछेंगे कि आप उन सेल्स के नाम बताओ जहां से कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही है। अगर वो पूछा जाएगा तो सिर्फ एक का आपको ध्यान रखना है, ये हिपैटोसाइट्स का। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? तो इसके बाद में अब हम चल लेते हैं
कुछ फीचर्स कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के, कि अगर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। तो ये चीज तो आपको पता चल गई कि दीज आर सीरम प्रोटीन्स, ठीक है, ये चीज तो आपको पता है कि दीज आर सीरम प्रोटीन्स। उसके बाद में देखिए मोर देन 30 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो हैं वो अभी तक डिस्कवर हो चुकी हैं, ठीक है, बट हमारे काम की कितनी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं? कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन देखो 1, अरे ये क्या हो रहा है, हाँ ठीक है। अब देखो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को हम लोग लिखते कैसे हैं शॉर्ट में, जैसे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन 1, तो उसको मैं लिखूंगी C1 का मतलब होगा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन 1, C2 मतलब कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन 2, C3 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन 3, और इसी तरह से अप टू 30 और मोर देन 30 तो अब बन चुकी हैं अब तो, ठीक है। तो C1 से लेकर के C9 तक हमारे काम की हैं ये। बाकी हम मतलब कि जो C1 से लेकर के C9 है यही आपकी कॉम्प्लीमेंट पाथवेज के अंदर इनका काम रहता है, तो इसीलिए हम सिर्फ इन्हीं के बारे में स्टडी भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि मोर देन 30 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, ठीक है, डिस्कवर हो चुकी हैं। C1 से लेकर के C9 तक हमारे काम की हैं। इनमें से भी C1 से लेकर के C9 में जो सबसे ज्यादा अबंडेंट है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन वो है आपकी C3 वाली। C3 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो है इट इज मोस्ट अबंडेंट, ठीक है। एंड अब ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं ये बाइंड भी कर सकती हैं और नहीं भी बाइंड कर सकती एंटीबॉडी को। अब देखिए इस लाइन से आप क्या समझोगे, तो देखो जब कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स की डिस्कवरी हुई थी तो साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया कब था कि ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स थी ये कॉम्प्लीमेंट कर रही थी एंटीबॉडी को, ठीक है, जिससे कि एंटीबॉडी और ज्यादा एफिनिटी रख पाए किसी भी एंटीजन के साथ में बाइंड करने की, तो इसीलिए इनको नाम दे दिया कॉम्प्लीमेंट। जैसे आप खाना भी खाते हो तो आपको क्या बोलते हैं कि अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री चीजें क्या है, कि मतलब साथ में और क्या चीजें हैं खाने के लिए, कि कॉम्प्लीमेंट्री डिश है कि जी आपको अगर कहीं आप रेस्टोरेंट में चले गए तो आपको इतने चीजों के पैसे देने पड़ेंगे और ये कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब ये फ्री में आपको मिल रही है, कॉम्प्लीमेंट्री साथ में मतलब कि काम कर रही है। तो उसी तरह से जब साइंटिस्ट्स ने इन प्रोटीन्स को डिस्कवर किया था तो इन साइंटिस्ट्स ने ये देखा था कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स है ये एंटीबॉडी के साथ में मिलकर के जो है ये काम कर रही है और बेसिकली एंटीबॉडी को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं, तो इसलिए उन्होंने इन प्रोटीन्स को नाम दे दिया कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। अब क्योंकि डिस्कवरी के टाइम पे जिस रीजन से ये डिस्कवर हुए थे उस रीजन की वजह से उन्होंने कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स नाम दे दिया, बट जब फर्दर डिस्कवरीज हुई तो पता चला कि एंटीबॉडी को कॉम्प्लीमेंट करने के अलावा ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं ये एंटीजन के साथ में बाइंड रखने की भी कैपेसिटी रखती हैं, तो इसलिए पर अब एक बार नाम पड़ गया तो पड़ गया, ठीक है, इसलिए इनको अब तक हम कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स ही फिर बोलते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि these complement proteins may और may not bind to antibody, ठीक है, ये एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर भी सकती हैं और बाइंड नहीं भी कर सकती हैं। उसके बाद में देखो एक तो ये प्रॉपर्टीज हो गई इनकी, एक और इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं जब ये टूटती हैं, जैसे अगर C1 है, मैंने आपको क्या बोला कि ब्लड के अंदर जब तक ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स रहेंगी ये इनएक्टिव फॉर्म में रहती हैं, एक्टिवेट इनको करने के लिए इनकी प्रोटियोलिटिक क्लीवेज करनी पड़ती है, तो प्रोटियोलिटिक क्लीवेज जब इनकी करनी पड़ेगी तो इसका मतलब कि जैसे अगर C1 है अभी के लिए ये इनएक्टिव है, ठीक है, बट जब इसकी प्रोटियोलिटिक क्लीवेज होगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगी इनटू C1Q, C1R, C1S, इसकी 3 सब यूनिट होती हैं, इसलिए इस C1 प्रोटीन को कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन भी बोला जाता है। इसके अलावा फर्स्ट वाली कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को छोड़ के बाकी की जितनी भी हैं जैसे C2 आ गई, C3, C4 अप टू C5, ये सारी की सारी आफ्टर द प्रोटियोलिटिक क्लीवेज दे ब्रेक इनटू 2 सब यूनिट, वन इज C2A, दूसरी होती है C2B, उसी तरह से C3 वाली भी C3A, C3B, 4 वाली भी C4A, C4B और 5th वाली भी C5A और C5B। उसके बाद वाली जो होती है देखो C6, C7, C8 और C9, ये सारी की सारी इनकी प्रोटियोलिटिक क्लीवेज नहीं होती, मतलब कि ये सब यूनिट्स में ब्रेक नहीं होती हैं, ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। तो ये एक तरीके से प्रॉपर्टी है इनकी कि जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं वो 2 सब यूनिट्स में टूटती हैं एक्सेप्ट फर्स्ट, जो फर्स्ट है वो 3 है इसकी Q, R और S सब यूनिट, ठीक है। रही बात आपकी सेकंड वाली की तो देखो ये भी C2A, C2B, C3B, C2A, C2B, सॉरी C2C, यहाँ पे होगा C3A और C3B। अब देखो
तो मैं इसको ऐसे करके भी लिख सकती हूँ, है ना, कि अगर यहाँ पे ए प्लस बी वाली फॉर्म है तो ये C2 है, तो इस टाइम पे ए और बी दोनों फॉर्म जो है वो इंटैक्ट है। जैसे प्रोटोलिटिक क्लीवेज हुई तो ये C2 है, C2B में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर ये एक्टिव होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आकर के ये कैसी हो गई है, एक्टिव। ठीक है, यहाँ पे ये कैसी थी, देखिए इनएक्टिव। ठीक है, तो दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। अब आगे चलते हैं। अब लिखा गया है कि हाउ द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स फंक्शंस, कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स का जो भी मतलब किस तरीके से इनका वर्किंग मैकेनिज्म है। तो जो चीज मैंने आपको पीछे बताई जो कि प्रॉपर्टी भी है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की, वही चीज यहाँ समझाई गई है। थोड़ी सी एडिशन है, वो आप देखेंगे अभी। अब देखो, जब हम फ्रेगमेंटेशन करते हैं या प्रोटीलिटिक क्लीवेज करते हैं, देखो फर्स्ट वाले की, तो मैंने क्या लिखा, इसकी डिफरेंट सब यूनिट्स हैं एंड दिस इज C1 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन इज द ओनली कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन। कॉम्प्लेक्स क्यों बोल दिया, क्योंकि इसका 3 सब यूनिट है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स बोल दिया। बाकियों की 2-2 है, इसकी 3 है, इसलिए हट करके आई है तो कॉम्प्लेक्स बोल दिया इसको। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड वाली जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन है C2, वो एक्सेप्शन शो करती है। कैसे एक्सेप्शन शो करती है अभी आपको पता चलेगा। तो देखो ये तो आपको क्लियर है कि C2, C3, C4, C5 सारी जो है वो अपनी A और B सब यूनिट्स के अंदर टूटेंगी। अब देखो इनमें जो C3 है, C4 है और C5 है, इनका जो ये C3A वाला सब यूनिट होता है वो स्मॉल होता है, जबकि C3B वाला जो है वो लार्ज होता है। सिमिलरली C4 में भी C4A इज स्मॉल in size and C4B सब यूनिट इज लार्ज। ठीक है, उसी तरह से C5B में जो C5A सब यूनिट है दिस इज स्मॉल और C5B जो है वो लार्जर है। अब देखिए जो लार्जर वाला सब यूनिट होता है इट हैज द कैटालिटिक प्रॉपर्टी, तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हो इसकी भी कैटालाइटिक प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, जो भी आप बोलते हो कैटालिटिक कैटालाइटिक, इसकी भी कैटालिटिक प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो जो लार्जर वाली सब यूनिट्स हैं उनकी सभी की कैसी कैसी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज होगी। और 3 से लेकर के 5 तक, 3, 4, 5 तीनों में ही जो बी वाली सब यूनिट है वही लार्ज है, उसी की कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी है। अब C2B एक्सेप्शनल क्यों है, क्योंकि C2 जो है वो C2A और C2B में टूट गई। ठीक है, टूट गई, बट इसका जो C2A वाला सब यूनिट है दिस इज द लार्जर वन और C2B वाला जो सब यूनिट है दिस इज द स्मॉलर वन। अब क्योंकि लार्जर वाला जो है वो कैटालिटिक की तरह काम करता है, तो इसलिए इसका जो ये वाला सब यूनिट है दिस विल एक्ट एज अ कैटालिटिक सब यूनिट। ठीक है जी, क्लियर हो गया आपको इतना। तो अब आगे चलते हैं। इसके बाद देखो एक और चीज है, एक होता है आपके पास मैक, MAC, मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स। ये सारी चीज है ना, आपको जब एक हम सारे कॉम्प्लीमेंट पाथवेज को कवर करेंगे तो धीरे धीरे करके सारी चीजें जब एक उसमें समराइज होंगी तो आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी के लिए आप समझते जाओ सर। ठीक है, तो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये मेम्ब्रेन के ऊपर फॉर्म होता है और पोर फॉर्मेशन करता है मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, किसी भी जैसे मान लो अगर पैथोजन नहीं है कोई, तो इम्यून सिस्टम के जो ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स हैं कौन कौन सी, C5B वाली, इसमें देखो यहाँ पे ये देखो C5B वाली, उसके बाद C6, 7, 8 और 9, जो 9 वाली जो 9 वाली कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन है ये आती है पॉली9। बहुत सारी C9s जो है वो आती हैं अप टू 10 to 12, है ना, 10 से 12 C9s आती हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि पॉली C9। यहाँ पे लिखा भी है कि मल्टीपल कॉपीज ऑफ C9 कम्स ऑन दिस बैक्टीरियल सरफेस एंड फॉर्म्स अ पोर, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, बैक्टीरिया की लाइसिस हो जाती है। और C5B, 6, 7, 8 और पॉली C9 के ही इस एसोसिएशन को हम बोलते हैं मैक फॉर्मेशन, या बोल सकते हो कि इसी से फिर मैक फॉर्मेशन होती है। ठीक है, आपको मैक फॉर्मेशन या फिर मैक क्या चीज होती है वो भी क्लियर हो गया। अब देखो आगे चलते हैं। अब देखो इसके बाद हमें एक और चीज जो पता होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द कॉम्प्लीमेंट पाथवेज का डिटेल, कि C3 कन्वर्टेज क्या है, C5 कन्वर्टेज क्या है और मैक क्या है। मैक तो आपने अभी देख लिया कि मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स से क्या चीज होती है, कौन कौन सी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन से मिलकर के बनता है, वो आपने देख लिया। ठीक है, अब देखो जो ये जो आपकी ये होती हैं
कॉम्प्लीमेंट पाथवेज होते हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे, एक होता है आपका लेक्टिन डिपेंडेंट पाथवे और एक होता है ऑल्टरनेट पाथवे। ठीक है, 3 कॉम्प्लीमेंट पाथवेज होते हैं। अब इन 3 कॉम्प्लीमेंट पाथवेज को देखो, पहले देख लेते हैं हम थोड़ा सा। देखो 3 बताया मैंने आपको, क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे, लेक्टिन डिपेंडेंट कॉम्प्लीमेंट पाथवे एंड ऑल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट पाथवे। ठीक है, 3 कॉम्प्लीमेंट पाथवेज हैं और ये तीनों ही कैसे हैं, अलग अलग तरीके से इनकी इनिशिएशन होती है। जो फर्स्ट वाला क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे है ये एंटीबॉडी डिपेंडेंट है। ठीक है, एंटीबॉडी डिपेंडेंट है ये। और अब क्योंकि एंटीबॉडी डिपेंडेंट है तो इसका मतलब आपको पता ही है कि जो भी चीज एंटीबॉडी जहां पे आ गई तो वहां पे हम कौन से टाइप का इम्यून रिस्पांस बोलते हैं, अडेप्टिव इम्यून रिस्पांस, है ना। तो इसलिए इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब जो क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे है, बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एंटीबॉडी इन दिस पर्टिकुलर पाथवे, इट इज अ पार्ट ऑफ द अडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, एक चीज। उसके बाद बच गए आपके लेक्टिन डिपेंडेंट कॉम्प्लीमेंट पाथवे और ऑल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट पाथवे। ये दोनों ही पाथवेज एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब इसके साथ यहाँ पर एंटीबॉडी इन्वॉल्व नहीं होती है, एंटीबॉडी का कोई रोल नहीं होता, सो दे आर एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट। अब क्योंकि ये एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट है बट हैं तो ये इम्यून सिस्टम में ही रोल प्ले कर रहे हैं, तो इसका मतलब फिर ये कौन से वाले इम्यून सिस्टम का पार्ट होंगे, इनेट इम्यूनिटी का पार्ट होंगे ये। कौन से वाले, लेक्टिन डिपेंडेंट और ऑल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट पाथवे। ठीक है, तो अब देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक लाइन लिखवाई थी, कॉम्प्लीमेंट, जब हमने प्रोटीन्स को स्टार्ट किया था तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक लाइन लिखवा दी थी यहाँ पे। हाँ देखिए यहाँ पे ये थी, दिस वाज द लाइन कि इट मे किसकी बात हो रही है, कॉम्प्लीमेंट पाथवे की बात हो रही है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट पाथवे जो है इट मे और मे नॉट बाइंड टू एंटीबॉडी। तो हमने देख लिया मे बाइंड मतलब बात होगी क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे की, है ना। इट मे बाइंड टू एंटीबॉडी, इसका मतलब किसकी बात हो रही है, क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे की बात हो रही है। एंड मे नॉट, अगर मे नॉट मतलब कि जहां पे एंटीबॉडी नहीं इन्वॉल्व होती, तो इसका मतलब बात हो रही है आपके लेक्टिन डिपेंडेंट पाथवे की और ऑल्टरनेट पाथवे की बात हो रही है। ठीक है, डिपेंडेंट कॉम्प्लीमेंट पाथवे, यहां पर भी कॉम्प्लीमेंट पाथवे। तो अब ये लाइन का मीनिंग आपको क्लियर हो गया। ठीक है, चलें आगे। तो अब देखो हम कर रहे थे कॉम्प्लीमेंट, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट पाथवेज कौन कौन से थे। ये तो हमने एक चीज देख ली कि इसके अंदर किसमें एंटीबॉडी इन्वॉल्व है, किसमें एंटीबॉडी इन्वॉल्व नहीं है, कौन अडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है, कौन इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है। ठीक है, जिसके अंदर एंटीबॉडी इन्वॉल्व होगी वो अडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट होगा, जिसके अंदर एंटीबॉडी नहीं इन्वॉल्व होगी वो इनेट इम्यूनिटी का पार्ट होगा। अब देखो फिर नेक्स्ट चीज आ जाती है कि अब ये अलग अलग पाथवेज एक्टिवेट कब कब होते हैं और कैसे कैसे एक्टिवेट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनकी एक्टिवेशन की बात करी हुई है। तो जो क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे है वो एक्टिवेट कब होता है, जब भी कभी एंटीजन और एंटीबॉडी का एक इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता है ना, उस टाइम पे क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे की एक्टिवेशन होती है। अब जब हम क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट, लेक्टिन डिपेंडेंट, ऑल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट पाथवे डिटेल में करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा ये कि कैसे। उसके बाद में फिर देखो, ठीक है, उसके बाद देखो अभी लेक्टिन डिपेंडेंट है और जो ऑल्टरनेट है। अब लेक्टिन डिपेंडेंट की एक्टिवेशन कब होती है, जब पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स की रिकॉग्निशन जब की जाती है तो उसमें उससे जो है वो लेक्टिन डिपेंडेंट पाथवे एक्टिवेट होता है। ठीक है, उसके बाद में ऑल्टरनेटिव पाथवे कब एक्टिवेट होता है, तो इट इज एक्टिवेटेड बाय द स्पॉन्टेनियस हाइड्रोलिसिस ऑफ द पैथोजेनिक सरफेस। ठीक है, तो ये कुछ एक्टिवेशन के प्रोसीजर्स हैं जिससे कि एक्टिवेट होती है। ठीक है, उसके बाद देखो अब आ जाओ इसके ऊपर कन्वर्टेज के ऊपर। देखो C3 कन्वर्टेज आ गया, C5 कन्वर्टेज आ गया और मैक, ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए हमें। तो मैंने आपको बता दिया, देखिए दिस इज द, ये हमने लिखा हुआ दिस इज द क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे, दिस इज लेक्टिन डिपेंडेंट पाथवे कॉम्प्लीमेंट पाथवे, दिस इज द ऑल्टरनेटिव
कॉम्प्लीमेंट पाथवे, ठीक है। अब देखो हमने ये चीज देख ली कि इनकी इनिशिएशन में तो डिफरेंस है ना, इनिशिएशन में डिफरेंस है क्योंकि ये एंटीजन एंटीबॉडी का इम्यून कॉम्प्लेक्स जो बन तब एक्टिवेट हो रहा है, लेक्टिन डिपेंडेंट कब एक्टिवेट हो रहा है, जब पीएएमपी और डीएएमपी की रिकॉग्निशन हो रही है, और जो अल्टरनेटिव पाथ है वो कब एक्टिवेट हो रहा है, जब हाइड्रोलिसिस हो रही है पैथोजेनिक सरफेस की, उस टाइम पे ये एक्टिवेट हो रहा है। बट इनमें कुछ कॉमन चीजें भी होती हैं, इन्हीं पाथवेज में कुछ कॉमन चीजें भी होती हैं। कौन कौन सी? एक तो इनमें तीनों के अंदर C3 प्रोटीन का एक इंपॉर्टेंट रोल होगा, तीनों के अंदर ही मैक की फॉर्मेशन होगी, MAC मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन जो है वो तीनों पाथवेज के अंदर होती है, ठीक है। उसके बाद में देखो अब हम बात करते हैं C3 कन्वर्टेज और C5 कन्वर्टेज क्या होता है। तो देखो C3 कन्वर्टेज क्या चीज होती है। अब मैंने आपको क्या बोला, C3 प्रोटीन है, टूट रही है, वो ब्रेक डाउन हो रही है किस चीज में, C3A C3B। हमने यहाँ पे बोला कि प्रोटियोलिटिक क्लीवेज है, कैसे टूट रही है, प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज हो रही है जिसकी वजह से ये टूट रही है। अब प्रोटियोलिटिक क्लीवेज हो रही है तो एंजाइम इसका मतलब इन्वॉल्व होगा कोई, तो कौन सा एंजाइम होता है, तो जो एंजाइम C3 को ब्रेक करता है इनटू C3A एंड C3B सब यूनिट्स, वो एंजाइम का नाम है C3 कन्वर्टेज, ठीक है। अब हमें क्या करना है ना, ये जो C3 कन्वर्टेज है, यानी कि जो C3 को C3A और C3B में जो C3 कन्वर्टेज कन्वर्टेज रोल प्ले कर रहा है। अब हमें इसकी कॉम्पोजिशन भी पता होनी चाहिए कि C3 कन्वर्टेज बन कैसे रहा है एक्चुअल में, ठीक है। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से C3 कन्वर्टेज बनता है, या फिर आप बोल सकते हो कि नॉट बनता है, हम ये देखेंगे कि उसकी कॉम्पोजिशन बेसिकली क्या होती है, ठीक है। तो देखो अब C3 कन्वर्टेज अलग अलग बनता है अलग अलग पाथवेज में, मतलब C3 कन्वर्टेज आपको क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे में भी देखने को मिल जाएगा, ऑल्टरनेट पाथवे में भी देखने को मिल जाएगा, लेक्टिन डिपेंडेंट पाथवे में, तीनों पाथवेज में आपको C3 कन्वर्टेज देखने को जो है वो मिलता है। बट C3 कन्वर्टेज की कॉम्पोजिशन इन सभी में अलग होती है। क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे की बात कर लें या फिर लेक्टिन डिपेंडेंट कॉम्प्लीमेंट पाथवे की बात कर लें, ठीक है, तो इन दोनों में C3 कन्वर्टेज की कॉम्पोजिशन बिल्कुल सेम होती है, जबकि ऑल्टरनेटिव पाथवे के अंदर कॉम्प्लीमेंट पाथवे के अंदर जो आपकी C3 कन्वर्टेज है उसकी कॉम्पोजिशन डिफरेंट होती है। तो बोलने का मतलब कि क्लासिकल और लेक्टिन में C3 कन्वर्टेज सेम है, ठीक है, ऑल्टरनेटिव पाथवे के अंदर C3 कन्वर्टेज की कॉम्पोजिशन अलग है। तो C3 की क्लीवेज हो रही है C3A और C3B में, करवा कौन रहा है, C3 कन्वर्टेज। C3 कन्वर्टेज बात करें अगर क्लासिकल और लेक्टिन में, तो क्या कौन कौन सी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स C3 कन्वर्टेज की कॉम्पोजिशन करती हैं, C4B और C2A, ठीक है। अब आपको ये चीज और अच्छे से पता चलेगी कि मैंने लिखा है C4B और C2A, तो आपको पता होगा कि C4B जो है ये लार्ज सब यूनिट है और ये कैटालाइटिक भी है, कैटालिटिक है। उसी तरह से C2A जो कि एक एक्सेप्शनल केस था, ये भी लार्ज सब यूनिट है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ लार्ज सब यूनिट एंड दिस इज ऑल्सो कैटालिटिक। अब बोलिए क्लियर हो गया, इजी। अब उसी तरह से तो ये तो देखो C4B C2A ये कॉम्पोजिशन होती है C3 कन्वर्टेज की क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट में और लेक्टिन कॉम्प्लीमेंट पाथवे में, जबकि C3 कन्वर्टेज की कॉम्पोजिशन ऑल्टरनेटिव पाथवे में क्या होती है, देखो C3B और कैपिटल B स्मॉल b। तो इससे हमें पता चल रहा है ये कि C3 प्रोटीन भी देखो C3A में और C3B में टूटी थी, ये B वाली जो थी सब यूनिट ये लार्जर थी। एक और कोई फैक्टर है, जब हम ऑल्टरनेटिव पाथवे को करेंगे डिटेल में तो आपको ये चीज पता चलेगी कि ये बी वाला भी एक फैक्टर है जो कि पिक्चर में आता है जब हम ऑल्टरनेटिव पाथवे को डिस्कस करते हैं। तो ये जो बी है, बी एक फैक्टर होता है, ये भी जब क्लीव होता है तो ये ऐसे क्लीव होता है, देखिए बी कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, मतलब बेसिकली जैसे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स ब्रेक होती है ना अपनी ए बी सब यूनिट में, उसी तरह से ये बी फैक्टर भी ब्रेक डाउन होता है अपनी दो सब यूनिट्स में ए और बी में।
तो इस केस में भी क्या होता है कि जो आपका ये बी वाला सब यूनिट होता है ना, ये लार्जर होता है। तो लार्जर होता है तो मतलब नेचुरली फिर ये कैटालिटिक भी होगा, ठीक है, कैटालिटिक होगा। इसीलिए ये भी फिर किस चीज में रोल प्ले कर रहा है, C3b कैपिटल B स्मॉल b is acting as a C3 convertase in case of alternative pathway। अब बोलिए, ये चीज क्लियर हो गई। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अभी समझ लोगे अगर आप लोग, तो जब हम डिटेल के अंदर इन अलग अलग कॉम्प्लीमेंट पाथवेज को करेंगे ना, तो आपको उनको समझने में दिक्कत नहीं आएगी, वो आपको जल्दी जल्दी पता चल जाएंगे कि अच्छा इसमें ये है, इसमें ये है, ये प्रोटीन जो है वो दो में ब्रेक डाउन हो रही है, क्यों वो हो रही है, C3 कन्वर्टेज की वजह से। अच्छा C3 कन्वर्टेज क्या है, ये है अलग अलग पाथवेज में, ठीक है। ये इन्हीं दो सब यूनिट्स में क्यों टूट रही है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है ए और बी में टूटना। बी वाला ही सब यूनिट आगे क्यों जा रहा है भाई, क्योंकि वो लार्जर है और वो कैटालिसिस करेगा तो वही आगे जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर ऐसा है तो फिर C2A आगे क्यों जा रहा है C3 कन्वर्टेज में, अब वो इसलिए क्योंकि भाई वो एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि उसमें जो C2A वाला सब यूनिट होता है वही लार्जर होता है, तो वही कैटालिसिस करता है, ठीक है। ये इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। अब C3 कन्वर्टेज तो क्लियर हो गया आपको। अब बात कर लेते हैं C5 कन्वर्टेज की। अब देखो, अब C5 कन्वर्टेज बेसिकली होता क्या है ना, जो C3 कन्वर्टेज है जो कि अलग अलग है, कौन कौन से थे C3 कन्वर्टेज में, अगर हम बात करें, देखो CC मतलब क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट, LD मतलब लेक्टिन डिपेंडेंट। इन दोनों में C3 कन्वर्टेज का काम कौन कर रहा था, देखो C3b और C2a, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें ऑल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट पाथवे की, तो इसके अंदर C3b और साथ में कैपिटल B और स्मॉल b, ये था आपका C3 कन्वर्टेज इन केस ऑफ ऑल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट पाथवे। तो अब देखो जो C5 कन्वर्टेज होता है ना, वो क्या होता है, C3 कन्वर्टेज प्लस C3b प्रोटीन, मतलब C3 कन्वर्टेज होगा साथ में C3b प्रोटीन होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट में और लेक्टिन डिपेंडेंट के अंदर जो C3 कन्वर्टेज है उसके साथ में अगर आप C3b ऐड कर दो तो वो C5 कन्वर्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप C3 कन्वर्टेज जो कि ऑल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट पाथवे में है उसमें अगर C3b कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन ऐड कर दो तो वो भी C5 कन्वर्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गई ये चीज, ठीक है जी। अब देखो इसको इरेज कर देते हैं और यही चीज हमने यहां पर लिखी हुई है। देखो क्या बोला मैंने आपको कि जैसे C3 कन्वर्टेज मैंने आपको पीछे बताया था कि C3 को C3A और C3B में तोड़ रहा था कौन, C3 कन्वर्टेज। उसी तरह से C5 को भी C5A में और C5B में तोड़ता है कौन, C5 कन्वर्टेज। ये चीज क्लियर हुई, ठीक है। अच्छा उसके बाद इसका मतलब हमें C5 कन्वर्टेज की भी कॉम्पोजिशन करनी पड़ेगी। तो C5 कन्वर्टेज की कॉम्पोजिशन देखो क्या होती है, C3 कन्वर्टेज जो कि C4b C2A है। एक सेकेंड, मैंने आप लोगों को ये तो नहीं बता दिया यहाँ पे शायद हमने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी। मैंने आपको पहले ये बता दिया ना कि C3 कन्वर्टेज गलत है, यहाँ पर नहीं यही होता है, देखो यही वाला, ये बिल्कुल सही लिखा है जो कि मैंने आपको यहाँ पर भी बताया। ये देखो यहाँ पे C4 वाला ही करना आप लोगों ने क्लासिकल और लेक्टिन में, C3 वाला करोगे ऑल्टरनेटिव में, ये ठीक है। तो प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप लोग। तो देखो C4b और C2A, उसके साथ में ये आ गया आपका C3 कन्वर्टेज, किसमें, क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट और लेक्टिन डिपेंडेंट में। C3b ऐड हो गया इसके साथ में तो ये कन्वर्ट हो गया C5 कन्वर्टेज, ठीक है। C5 कन्वर्टेज बन गया ये किसका, यही क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट का और लेक्टिन डिपेंडेंट का। उसके बाद में C3b और कैपिटल B स्मॉल b C3 कन्वर्टेज हैं ऑफ ऑल्टरनेट पाथवे, तो जब इसके साथ में C3b ऐड होगी तो ये C5 कन्वर्टेज बन जाएगा ऑफ ऑल्टरनेट पाथवे, ठीक है। और यही जो है C5 कन्वर्टेज ही है जो कि C5 को क्लीव करता है C5A और C5B के अंदर। अब बोलिए इतना क्लियर हो गया आपको, इजी है वैसे, इसमें कुछ ज्यादा टफ है नहीं करने को, ठीक है। ये थोड़ा सा गड़बड़ी होगी बीच में, कोई बात नहीं, हो जाती है ना। चलो उसके बाद में अब देखो मैक क्या होता है, MAC मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं हम लोग इसको। इसके अंदर C5b होता है आपका सब यूनिट, C5 का जो C5b वाला सब यूनिट है वो होता है, वो एक्टिवेट करेगा C6 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को
और अपने साथ बाइंड करवा देगा। अब ये जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है C5B C6 का जो कॉम्प्लेक्स है वो C7 को एक्टिवेट करके अपने साथ ऐड करवा लेगा। इसी चीज को बोला जाता है, इसी चीज को मैंने आप लोगों को एक वर्ड लिखवाया है, क्या बोला जाता है कि जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होती हैं उनके अंदर जो है यही एक दूसरे को एक्टिवेट करने की यही जो कैपेसिटी होती है, उस चीज को एक टर्म मैंने आप लोगों को लिखवाई है। क्या टर्म होती है, हमने देखो यहाँ पे करी थी, अगर आप लोगों को याद यहाँ पे नहीं हो, कैस्केड एक वर्ड हमने किया था यहाँ पे कि कैस्केड मैनर में जो है ये काम करती हैं। ये देखो, these proteins interact with one another in the catalytic cascade, ठीक है। तो कैस्केड मैनर में, अब यही जो मैनर है वही कैटालिटिक कैस्केड मैनर है कि ये कैसे एक दूसरे को एक्टिवेट करके अपने साथ अटैच करवाती जा रही है। अब देखो C5B6-7 एक्टिवेट करेगा C8 को, अपने साथ ऐड करवा लेगा। C5B6-7 जो है वो C9 को एक्टिवेट करके अपने साथ ऐड करवा लेगा। और यहाँ पे बहुत सारे C9, 10 से 14 C9 जो है वो अटैच होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉली C9 अटैच होते हैं। और फिर वो क्या करते हैं, पोर की फॉर्म मतलब कि मेम्ब्रेन के ऊपर एक मैक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देते हैं। दिस इज, इसकी फुल फॉर्म है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, दिस इज मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। और फिर इससे पोर फॉर्मेशन होती है बैक्टीरियल की वॉल पे, और फिर बैक्टीरिया की लाइसिस हो जाती है। अब देखो ये जो हम सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट पाथवेज कर रहे हैं ना, हमने कौन कौन से देखे, क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट, लेक्टिन डिपेंडेंट, और हमने क्या, अल्टरनेट पाथवे, ठीक है। तो ये तीनों पाथवेज का रोल जो है एक्चुअल में, ये तीनों पाथवेज के अंदर तीन ऐसी चीजें हैं जो होंगी ही होंगी, ठीक है। तीन प्रोसेसेस होते हैं, तीनों पाथवेज के अंदर चलते हैं, ठीक है। कौन से हैं वो तीनों प्रोसेसेस, देखिए वो हम देख लेते हैं। देखो, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट पाथवेज। अभी कॉम्प्लीमेंट पाथवे चल क्यों रहे हैं, ये जब चलते हैं तो इनके अंदर कौन कौन से तीन चीजें होती हैं। तो एक तो टारगेट सेल लाइसिस होती है, जैसे मान लीजिए कोई पैथोजन ही है, उसकी लाइसिस करनी है तो वो लाइसिस होगी यहाँ पे। लाइसिस कैसे होती है, इस मैक की हेल्प से, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स की हेल्प से। नाउ यू नो व्हाट मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स एक्चुअली इज, C5B, C6, C7, C8 और C9, ब्रैकेट में लिख सकते हो पॉली C9, है ना, ये फॉर्म करता है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। अब ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स जब फॉर्म कर लेगा तो फिर पोर फॉर्मेशन करेगा टारगेट सेल्स के अंदर, और फिर जब पोर फॉर्मेशन होगी तो बैक्टीरिया की लाइसिस हो जाती है। उसके बाद दूसरा क्या काम करते हैं ये कॉम्प्लीमेंट पाथवेज, तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है इनका। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कौन कौन से करते हैं, जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बच जाते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के, जैसे C3A, C3B वाला तो आपका किस चीज के अंदर रोल प्ले कर रहा था, C3 कन्वर्टेज में रोल प्ले कर रहा था ऑल्टरनेट पाथवे के अंदर। C4A जो है, C4A जो है ये एक सब यूनिट है। C4B वाली जो सब यूनिट थी वो भी C3 कन्वर्टेज में काम कर रही थी, बट इन केस ऑफ क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट एंड लेक्टिन डिपेंडेंट। फिर आगे C5A है, ये C5B वाला कहाँ रोल प्ले कर रहा है, मैक की फॉर्मेशन में। तो बच गए ये वाले, ठीक है, स्मॉल वाले फ्रेगमेंट्स। तो ये क्या करते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स करते हैं, इन्फ्लेमेशन की जनरेशन करते हैं। इसमें आप लोग जो है वो C2B को भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि दिस ऑल्सो इज अ स्मॉल फ्रेगमेंट और यू कैन से स्मॉल सब यूनिट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन C2। देन थर्ड प्रोसेस क्या होती है कॉम्प्लीमेंट पाथवेज के अंदर ही, दैट इज द ऑप्सोनाइजेशन इंडक्शन। ऑप्सोनाइजेशन की इंडक्शन होती है। अब देखो ऑप्सोनाइजेशन इंडक्शन का क्या मतलब है कि इंड्यूस करना फेगोसाइटोसिस को। किसकी फेगोसाइटोसिस को इंड्यूस करवाया जाता है, तो जो पैथोजन है उसकी फेगोसाइटोसिस को इंड्यूस करवाया जाता है बाय फेगोसाइटिक सेल। बेसिकली फेगोसाइटिक सेल्स जो हैं कौन कौन से होते हैं बताओ जरा, मैक्रोफेजेस होते हैं, देन आपके और कौन से होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना, फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं ये। तो ये फेगोसाइटिक सेल्स जल्दी जल्दी जो है वो फेगोसाइटोज कर लें पैथोजन को, तो ये बोला जाता है बेसिकली उन फेगोसाइटिक सेल्स को, ये बाहर से सिग्नल दिए जाते हैं कि भाई जल्दी करो, पैथोजन एंटर कर चुका है, इनको फेगोसाइटोज करो। तो इसी इंडक्शन को जो कि करवाई जाती है ऑफ द फेगोसाइटिक सेल्स बाय सम मॉलिक्यूल्स कि बैक्टीरिया को जल्दी एनगल्फ करो करके, दैट प्रोसेस इज नोन एज द ऑप्सोनाइजेशन। और वो कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ऐसा बोलते हैं कि भाई तुम जल्दी एनगल्फ करो, क्या कर रहे हो, उनको बोला जाता है ऑप्सोनिन्स। बेसिकली जो ऑप्सोनाइजेशन करवाती हैं प्रोटीन्स उन्हें बोला जाता है ऑप्सोनिन्स। और दो ऐसी चीजें हैं
एक C3b प्रोटीन है और एक इम्यूनोग्लोबुलिन G, IgG एंटीबॉडी जो है ना। एंटीबॉडीज कितनी होती हैं आप लोगों को पता है? IgG, IgA, IgM, IgE, IgD, है ना। ये आइसोफॉर्म्स हैं सारी की सारी एंटीबॉडी के। तो इसमें से ये जो आपकी IgG वाली एंटीबॉडी है, ये क्या है? इट ऑल्सो एक्ट्स एज ऑप्सोनिन एंड C3b प्रोटीन, मतलब कि कौन सी वाली? जो C3 प्रोटीन है, इसका जो एक तो C3 सब यूनिट आ जाता है, एक जो C3b वाला सब यूनिट है, इट एक्ट्स एज ऑप्सोनिन। तो ये क्या करता है? जल्दी से अगर कोई बैक्टीरिया होगा इसके ऊपर जाकर के ये बाइंड हो जाती हैं C3b प्रोटीन इसकी पूरी सरफेस के ऊपर, ठीक है। और जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, देखिए जैसे इनके सरफेस के ऊपर C3b के रिसेप्टर्स होते हैं, तो अब जैसे ही इसके साथ बाइंड कर गई ये पैथोजन के साथ में C3 प्रोटीन्स, तो ये जाकर के इसको ले जाएंगे न्यूट्रोफिल्स के पास, क्योंकि इसके तो रिसेप्टर्स हैं इसके पास, और जल्दी जल्दी इसको बोलेंगे भाई एनगल्फ कर क्या कर रहा है, तो बॉडी को इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपका कवर होता है पूरा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के बारे में आपकी एक नॉलेज। अब नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें हम तुरंत 3 पाथवेज को, कॉम्प्लीमेंट पाथवेज को डिटेल में कर लेंगे फटाफट से, उसमें आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगी। अभी आपने जो मैंने प्रोटीन्स के चीजें करवाई हैं कि प्रोटीन्स, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होती क्या है, क्या किस तरीके से ये टूटती हैं, ठीक है। C3 कन्वर्टेज क्या है, C5 कन्वर्टेज क्या है, C3 कन्वर्टेज अलग अलग, जैसे अलग अलग पाथवेज में अलग अलग है इसकी कॉम्पोजिशन, ठीक है। जैसे ऑल्टरनेटिव में अलग है, लेक्टिन और क्लासिकल में अलग है, पर दोनों में सेम है आपस में। अगर मतलब क्लासिकल और लेक्टिन की आपस में सेम है, बट ऑल्टरनेटिव वाले से डिफरेंट है। C3 कन्वर्टेज और C5 कन्वर्टेज दोनों की कॉम्पोजिशन। देन मैक क्या होता है, देन ये जो आपके पाथवेज हैं सारे के सारे जो भी है, जैसे हमने करे यही सारे कॉम्प्लीमेंट पाथवेज, ये होते क्यों हैं, ये जो पाथवेज जब चलते हैं तो क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं, हमने क्या क्या देख लिया। ऑप्सोनाइजेशन हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, देन आपकी मेम्ब्रेन की लाइसिस हो रही है, ठीक है। तो ये सब चीजें, तो अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन्हीं प्रोसेसेस को थोड़ा सा एक स्टेप वाइज कर लेंगे कि क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे है, क्योंकि बोलने से ही पता चल रहा है एक पाथवे है, तो उस पाथवे को पेज के ऊपर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तीनों पाथवेज को। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।